एपिसोड 16 आई लव यू। शिवाय ने जब सबकी नजरें अपने ऊपर देखी तो मुस्कुराकर पार्टी हॉल के बाहर चला गया और दीवार की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। किसी दिन तुम दोनों मुझे बाहर वालों के सामने पागल डिक्लेयर कर दोगे। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? दोनों आपस में सलाह करके एक ही बात नहीं बोल सकते। हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़के रहते हो। फाइनली मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। तभी दिमाग ने कहा, अंडरस्को हाँ मुझे पता है, तू हमेशा उसी की सुनता है। मुझे तो तूने अपने सिर में बेवजह फिट किया हुआ है। दिल ने कहा, अंडरस्को तू इसकी बात मत सुन, तू जा उस लड़की को बचाने। शिवाय ने अब एक पल भी नहीं गवाया और भागता हुआ उस लड़की को होटल के रूम में ढूंढने लगा। अब आगे शिवाय ने उस लड़की को हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह लड़की तो मिल ही नहीं रही थी। शिवाय उस लड़की को ढूंढता हुआ एक कमरे के बाहर गया और उसने उसे हल्का सा खोलकर देखा तो वह कमरा खुल गया। शिवाय ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उस लड़की ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के सिर पर बोतल मार दी थी। उस आदमी के सिर से खून निकल रहा था। वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था और वह लड़की चुपचाप दरी सहमी एक कोने में खड़ी। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि उस आदमी ने लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी और अपने आप को बचाने के चक्कर में इस लड़की ने इस आदमी के सिर में बोतल मार दी। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिल ने कहा, अंडरस्को क्या बात है, लड़की ने अपने इज्जत बचा ली, वेरी ब्रेव गर्ल। दिमाग ने कहा, अंडरस्को क्या खाक बचाई है, उसका सिर फोड़ दिया, अब इस लड़की को कौन बचाएगा? दिल ने कहा, अंडरस्को शिवाय रघुवंशी बचाएगा और कौन बचाएगा? दिमाग ने कहा, अंडरस्को क्यों? शिवाय रघुवंशी ने ठेका ले रखा है या कोई कॉन्टैक्ट साइन किया है? शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडरस्को तुम दोनों चुप रहोगे या नहीं, या मैं अपनी सर्जरी करवा कर तुम दोनों को अपने बदन से अलग करूं? शिवाय उस लड़की के पास आया और उसके हाथ से बोतल लेकर बोला, अंडरस्को तो तुमने इसे मार दिया। लड़की उस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसने हमें गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि लड़की इस वक्त बोलने की हालत में नहीं है। शिवाय ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, चलो यहाँ से। लड़की बुरी तरह डरी हुई थी, इसलिए शिवाय के साथ रूम से बाहर आ गई। रूम के बाहर राजवीर खड़ा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, ये सब संभाल लो। राजवीर ने हमें गर्दन हिलाए और रूम के अंदर चला गया। शिवाय उस लड़की को लेकर वॉशरूम गया और उसका चेहरा और मेकअप ठीक करवाया, क्योंकि जबरदस्ती होने के कारण उस लड़की के चेहरा बिगड़ गया था। उसकी लिपस्टिक फैल गई थी, उसकी आंखों का काजल भी फैला हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। शिवाय ने उस लड़की का हुलिया ठीक करवाया। शिवाय ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और होटल से बाहर ले आया। शिवाय ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। शिवाय उस लड़की को देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। शिवाय ने पूछा, अंडरस्को तुम ठीक हो? लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक दी। शिवाय गाड़ी से उतर गया, उसने उस लड़की को भी उतार लिया। शिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को कुछ खाओगी? उस लड़की ने आसपास नजर घुमाई तो वहां कुछ भी नहीं था। वह लड़की शिवाय से भी डरने लगी। लड़की ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, अंडरस्को कुछ खाओगी? इस बार उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने किसी को फोन किया और आधे घंटे बाद उस सुनसान सी जगह पर एक टेबल पर डिनर लग चुका था। शिवाय ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को चलो कुछ खा लो। उस लड़की ने डर के मारे अपना हाथ शिवाय के हाथ में नहीं रखा और चुपचाप गर्दन झुकाकर डिनर टेबल की तरफ चली गई। शिवाय ने जब उस लड़की की हरकत को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को कुछ घटिया आदमियों ने हम जैसे शरीफों की भी मिट्टी पिलट की हुई है। शिवाय का दिल और दिमाग कुछ बोलने ही वाले थे कि शिवाय ने कहा, तुम दोनों शुरू मत हो जाना, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है। वह लड़की टेबल पर आए और खाना निहारने लगी। उस लड़की ने धीरे से थोड़े से राइस अपनी प्लेट में सर्व किए तो शिवाय ने कहा, अंडरस्को नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय की आवाज सुनकर वह लड़की डर गई, उसके हाथ से बाउल छूट गया। बाउल टूटने की आवाज सुनकर शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय ने कहा, अंडरस्को रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं सर्व कर देता हूँ। शिवाय ने उस लड़की को खाना सर्व कर दिया। शिवाय ने खुद से कहा, अंडरस्को अरे वाह, मैं तो पानी भी अपने हाथ से नहीं पीता और मैं इस लड़की के लिए खाना सर्व रहा हूँ, जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। वह लड़की खाना देखकर खाने पर टूट पड़ी, जैसे ना जाने उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। शिवाय ने उसे ऐसे खाना खाते हुए देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की या तो बहुत भूखी है या इसने सच में कई दिन से कुछ नहीं खाया।
शिवाय ने उससे कुछ पूछने की सोची लेकिन फिर वह रुक गया। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इसे पहले ठीक से खाना खाने देता हूँ, फिर बात करूंगा। शिवाय के 2 बॉडीगार्ड और 4 सर्वेंट मुंह घुमा कर खड़े थे। कोई भी शिवाय और उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांश ने दृष्टि को पीछे से गले लगाया हुआ था। न चाहते हुए भी दिव्यांश की आंखों में पानी था। दिव्यांश ने भरे गले से कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? रिया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे बिना हर रोज मरता हूँ। रिया प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। दृष्टि समझ गई कि दिव्यांश इस वक्त नशे की हालत में उसे रिया समझ रहा है। दृष्टि इतना तो समझ रही थी कि मिस्टर रघुवंशी इस वक्त दर्द में है, इसीलिए वह ड्रिंक करके आए हैं। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है रिया इनकी बीवी है, तभी उन्हें याद करके ड्रिंक करके आए हैं और मुझे रिया समझ रहे हैं। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी, लेकिन दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर घूम रहे थे। दिव्यांश आज भी बहुत प्यार से दृष्टि के बदन को सहला रहा था। दिव्यांश ने अपने होंठ दृष्टि के गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा। दृष्टि ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। दिव्यांश के टच से दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया और अपने होंठ दृष्टि के होठों पर जोड़ दिए। दिव्यांश बहुत प्यार से दृष्टि को किस कर रहा था। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश की कॉलर पर कसते जा रहे थे। करीब 5 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ा। दिव्यांश ने दृष्टि के माथे पर अपना माथा लगाकर कहा, आई लव यू। दिव्यांश के मुंह से ये 3 शब्द सुनकर दृष्टि के मन में अजीब सी हलचल हुई। दृष्टि समझ रही थी कि दिव्यांश रिया को ये सब बोल रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट दृष्टि को हो गई। दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। दिव्यांश ने टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। दिव्यांश ने दृष्टि की साड़ी उसके बदन से अलग कर दी। दृष्टि की सांसें भारी होने लगी। दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर घूम रहे थे। दिव्यांश ने एक एक करके दृष्टि के सारे कपड़े उसके बदन से अलग किए और फिर खुद के कपड़े भी उतार दिए। दिव्यांश बहुत प्यार से दृष्टि को प्यार कर रहा था। दिव्यांश धीरे धीरे दृष्टि के साथ खोने लगा। दृष्टि की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। बेशक दृष्टि यह सब मजबूरी में कर रही थी, लेकिन दिव्यांश के इतना प्यार से टच की वजह से दृष्टि उस लम्हे को एंजॉय करती थी। करीब 2 घंटे बाद दृष्टि ने थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर रघुवंशी में थक गई। दिव्यांश ने दृष्टि की माथे पर किस किया और बोला, कुछ देर और। दृष्टि ने 1 घंटे बाद फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैं सच में बहुत थक गई अब और नहीं। दिव्यांश दृष्टि से अलग होकर उसके बराबर में लेट गया। दिव्यांश अब भी अपने होश में नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने सीने से लगाया और सो गया, लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा करने से बेचैनी हो रही थी। सृष्टि के मन में 1000 सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब दृष्टि के पास नहीं था। दृष्टि दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन दृष्टि किस हक से पूछती। दिव्यांश के कहे वो 3 शब्द दृष्टि के कानों में बार बार गूंज रहे थे। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मिस्टर रघुवंशी कितने अकेले हैं, वह अपनी वाइफ को कितना याद करते हैं। ना चाहते हुए भी दृष्टि के मन में दिव्यांश रघुवंशी के लिए एक छोटी सी जगह बन गई। दृष्टि और दिव्यांश के बीच एक रिश्ता बन गया था जो शायद दर्द का था। एपिसोड 17। वह कहते हैं ना, लड़की ना कहे तो छूना नहीं, लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं। दिव्यांश दृष्टि से अलग होकर उसके बराबर में लेट गया। दिव्यांश अब भी अपने होश में नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को अपने सीने से लगाया और सो गया, लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रखा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा करने से बेचैनी हो रही थी। सृष्टि के मन में 1000 सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब दृष्टि के पास नहीं था। दृष्टि दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन दृष्टि किस हक से पूछती। दिव्यांश के कहे वो 3 शब्द दृष्टि के कानों में बार बार गूंज रहे थे। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मिस्टर रघुवंशी कितने अकेले हैं, वह अपनी वाइफ को कितना याद करते हैं। ना चाहते हुए भी दृष्टि के मन में दिव्यांश रघुवंशी के लिए एक छोटी सी जगह बन गई। दृष्टि और दिव्यांश के बीच एक रिश्ता बन गया था जो शायद दर्द का था। अब आगे दृष्टि दिव्यांश के बारे में सोच रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। फ्लैशबैक, कुछ महीने पहले दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी थी और तभी उसके पास पूर्वी आए। पूर्वी दृष्टि की बहुत अच्छी सहेली थी। पूर्वी दृष्टि के पास बैठ गई। दृष्टि में अंदाजे से पूर्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम सब ने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। पूर्वी ने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो दृष्टि,
तुम तो जानती ही हो एग्जाम थे इसीलिए नहीं आए। हम तेरे दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे, खासकर तेरा विशाल। दृष्टि ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्कोप तुझे लगता है कि विशाल अब भी मुझे प्रपोज करेगा? पूर्वी ने कहा, अंडरस्कोप क्यों नहीं करेगा? सिर्फ इसीलिए कि तू देख नहीं सकती, प्यार इन सबसे ऊपर होता है। विशाल तुझे न जाने कब से वन साइड लव करता है। उसने तुझे कभी कहा नहीं, और तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। विशाल का जिक्र आया तो दृष्टि के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कान आ गई। दृष्टि ने कहा, अंडरस्कोप तो क्या करती, मैं इंतजार कर रही थी कि कब वह मुझे प्रपोज करे, लेकिन वह इतना डरता है कि उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया। पूर्वी ने कहा, अंडरस्कोप अगर वह तुझे प्रपोज करेगा तो तू हाँ कह देगी? दृष्टि ने कहा, अंडरस्कोप नहीं यार, भला एक अंधी लड़की से शादी करके उसे क्या मिलेगा? पूर्वी ने कहा, अंडरस्कोप ऐसा नहीं कहते दृष्टि, वो तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। इनफैक्ट अब तो तुझसे ज्यादा प्यार करने लगा। तुझे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल। पूर्वी दृष्टि को लेकर एक कैफे में आ गई, जहां विशाल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। पूर्वी ने कहा, अंडरस्कोप दृष्टि हमारे बिल्कुल पीछे विशाल अपने दोस्तों के साथ बैठा है। तू जानना चाहती है वो तुझे कितना प्यार करता है? मैं अभी दिखाती हूँ, तू यहाँ चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुनना। पूर्वी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और विशाल के पास जाकर बोली, अंडरस्कोप विशाल तू दृष्टि को कब प्रपोज कर रहा है? पूर्वी की बात सुनकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। विशाल ने कहा, अंडरस्कोप दिमाग खराब है तेरा, जो मैं उस अंधी को प्रपोज करूंगा? विशाल के मुंह से यह शब्द सुनकर पूर्वी की तो आंखें फैल गई। पूर्वी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह शब्द विशाल के हैं। वह विशाल जो दृष्टि को कॉलेज में चुपके चुपके देखता था, वह विशाल जो दृष्टि के असाइनमेंट में उसकी हेल्प करता था, वह विशाल जो दृष्टि के साथ 5 मिनट अकेले बिताने के लिए परेशान रहता था। पूर्वी ने फिर भी बात को संभालते हुए कहा, अंडरस्कोप विशाल क्या कह रहे हो तुम? विशाल ने कहा, अंडरस्कोप क्या कह रहा हूँ, देख पूर्वी मैं प्रैक्टिकल हूँ और प्रैक्टिकल लड़का कभी एक अंधी लड़की से शादी नहीं करेगा। तुम खुद ही बताओ, उससे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मैं सारी जिंदगी उसका हाथ पकड़कर नहीं चल सकता। अगर वह देख सकती तो बात अलग थी, मैं उसके साथ घूमता फिरता अपनी जिंदगी अच्छी बिताता, लेकिन अब वह एक बोझ हो गई है। एक बोझ से कौन शादी करेगा? विशाल की बात सुनकर विशाल के दोस्त भी हंसने लगे। विशाल के एक दोस्त ने कहा, अंडरस्कोप हाँ विशाल तू ठीक कह रहा है। भला एक अंधी लड़की से शादी करके कौन अपने सिर पर बोझ रख कर चलेगा? तुझे तो उसका हर एक काम करना पड़ेगा, उसे नहलाने से लेकर उसके कपड़े पहनाने तक सब काम तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी वो तो देख नहीं सकती, तो खुद कैसे करेगी? ये सब बात बोलकर उसके दोस्त हंसने लगे। पूर्वी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप अच्छा हुआ विशाल तेरी असलियत पहले ही सामने आ गई। तेरे जैसा घटिया लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरा प्यार न हुआ गिरगिट हो गया, जो हर थोड़ी देर बाद रंग बदलता है। दृष्टि तुझे डिजर्व भी नहीं करती। तू देखना दृष्टि के लिए कोई राजकुमार आएगा, जो दृष्टि की आंखें बनेगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोप हाँ देखता हूँ। दृष्टि से कौन सा राजकुमार शादी करता है? अरे उससे तो कोई मजदूर भी शादी कर ले, वह भी दृष्टि पर एहसान होगा। पूर्वी जो कि वहां से जा रही थी, विशाल की बात सुनकर वापस आए और विशाल को पॉइंट करके बोली, अंडरस्कोप विशाल बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तू दृष्टि का मजाक बना रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दृष्टि को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। विशाल ने कहा, अंडरस्कोप मुझे उंगली दिखाकर मत जा। दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा, उसे कोई रखेल भी बना ले तो उस पर आसान है। ये सुनते ही पूर्वी ने एक थप्पड़ विशाल के गाल पर जड़ दिया। विशाल गुस्से में पूर्वी के ऊपर हाथ उठा पाता, उससे पहले ही किसी मजबूत हाथों ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और उसे झटक कर बोला, अंडरस्कोप लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। इतनी घटिया बात ही क्यों बोलते हो कि लड़कियां हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए? वह लड़का कौन था किसी को नहीं पता। फिर वो लड़का विशाल का हाथ झटक कर चला गया। पूर्वी जाने को हुई तो विशाल ने फिर कहा, अंडरस्कोप शर्त लगा ले पूर्वी, दृष्टि से कोई शादी नहीं करेगा। पूर्वी ने भी पलट कर कहा, अंडरस्कोप तो लगी शर्त विशाल, अगर दृष्टि को तुझसे कहीं ज्यादा अमीर, स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग, रिच पर्सनैलिटी वाला लड़का नहीं मिला तो जो तू कहेगा मैं करूंगी, लेकिन अगर उससे तुझसे कहीं गुना अच्छा लड़का मिला तो जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। अगर मैं सबके सामने तुझे अपने जूते साफ करने के लिए कहूंगी तो वो भी तू करेगा। विशाल ने कहा, अंडरस्कोप ठीक है पूर्वी देखते हैं। दोनों के बीच में गुस्से में ही शर्त लग गई। पूर्वी दृष्टि के पास आए जो अब तक आंखों में आंसू लिए सुबक रही थी,
पूर्वी ने दृष्टि को उठाया और कैफे से बाहर आ गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दोनों बैक सीट पर बैठी थी। पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे समझ नहीं आता तू उस कुत्ते के लिए रो क्यों रही है। वह कमीना, कुत्ता, गधा, मेरे मुंह से उसके लिए गाली निकल रही है। प्लीज तू मत रो, तू जितना रोएगी मैं उसे इतनी गाली दूंगी, उस हरामखोर को तो मैं जान से ही मार दूंगी। जब देखो दृष्टि से बात करा दे, दृष्टि से सेटिंग करा दे, जब दृष्टि इस हालत में है तो अपनी औकात दिखा दी। फ्लैशबैक एंड दृष्टि की आंखों में आंसू थे। दृष्टि के आंसू दिव्यांश के सीने पर गिर रहे थे। दिव्यांश ने अपने सीने पर कुछ गीला महसूस किया तो नशे में ही दृष्टि की आंखों पर हाथ लगाया। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि रो रही है। दिव्यांश होश में तो था नहीं, लेकिन उसने फिर भी अपने हाथ से दृष्टि के आंसू पोंछ दिए और उसके बालों में किस करके और ज्यादा टाइटली हक करके सो गया। इस बार दृष्टि को भी दिव्यांश की बाहों में नींद आ गई और वह भी नींद की आगोश में चली गई। दूसरी तरफ शिवाय हाथ बांधे खड़ा था और वह लड़की डिनर कर चुकी थी। उस लड़की ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ किए और खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडस्को, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह लड़की फिर से बैठ गई। शिवाय भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवाय जो कि एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन था, इसीलिए वह समझ गया कि यह लड़की मजबूर है और शिवाय उस मजबूरी के चलते अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवाय ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने कहा, वीरा। बड़ा प्यारा नाम है, शिवाय ने एक मुस्कान के साथ कहा। शिवाय ने आगे पूछा, अंडस्को, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? वीरा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अंडस्को, 3 दिन से। शिवाय ने पूछा, क्यों? वीरा बोली, अंडस्को, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती। शिवाय ने पूछा, अंडस्को, यहाँ इस आदमी के साथ पार्टी में क्या करने आई थी? वीरा ने कहा, अंडस्को, इस आदमी ने कहा था अगर मैं इसके साथ पार्टी में चलूंगी तो यह मुझे 20,000 रुपये देगा, लेकिन फिर यह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, इसलिए मैंने गलती से बोतल के सिर पर मार दी। शिवाय बोला, अंडस्को, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उसके लिए गिल्टी फील मत करो। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। वह कहते हैं ना, लड़की ना कहे तो छूना नहीं, लड़की हाँ कहे तो छोड़ना नहीं। शिवाय ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, अंडस्को, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वीरा ने कहा, अंडस्को, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सौतेली माँ को चाहिए। अगर मैं पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगी तो वह मुझे और मेरे छोटे भाई को खाना नहीं देगी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, तुम पढ़ी लिखी हो? वीरा ने कहा, अंडस्को, जी, बस स्कूल पास हूँ, मेरे 90% मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और बार में जॉब करने लगी। यह आदमी मुझे बार में ही मिला था। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिमाग ने कहा, अंडस्को, इसकी जन्म कुंडली निकाल कर क्या करेगा? सीधा सीधा मुद्दे पर आ, इसे पैसे चाहिए और तुझे ये लड़की, सीधा सीधा पॉइंट पर आकर बात कर। दिमाग ने कहा, अंडस्को, हद कर रहा है यार, कम से कम 2 घड़ी उससे प्यार से बात तो कर ले। देख तो बेचारी 3 दिन से भूखी थी, कैसे सारा खाना चट कर गई। शिवाय अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर चेयर से खड़ा हुआ और उस लड़की की तरफ से पलट गया। शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडस्को, किसी दिन तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा, तुम दोनों लड़की के सामने ही पीट जाओगे, इसीलिए चुपचाप जहां हो वहीं बैठे रहो, मुझे बात करने दो। शिवाय ने एक जेंटलमैन लड़के की तरह वीरा की तरफ फिर से पलट गया और वीरा को देखकर बोला, अंडस्को, देखो वीरा, मैंने तुम्हें बचाया है वरना तुम्हें जेल हो जाती। वीरा तो बस शिवाय की बातें सुन रही थी। शिवाय ने आगे कहा, अंडस्को, देखो तुम्हें मेरा एक सा काम करना है, अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। शिवाय की बात सुनकर वीरा की आंखों में आंसू आ गए, वह चेयर से खड़ी हो गई। वीरा ने भरे गले से कहा, अंडस्को, सब एक जैसे होते हैं, सबको लड़की से एक ही चीज चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ रात बताऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने उस आदमी का सर फोड़ दिया, मैं आपका भी फोड़ दूंगी। आपके साथ रात बिताने से अच्छा है कि मैं जेल चली जाऊं। वीरा ने शिवाय को पॉइंट करके कहा, अंडस्को, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, अंडस्को, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर। अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो ये तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, अंडस्को, पैसे रख इसके सामने, ये तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला,
तुम दोनों चुप हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा। एपिसोड 18 वह बहुत प्यार से करते हैं। वीरा की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और शिवाय का दिल और दिमाग दोनों शिवाय पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय के दिल ने कहा, देख वह लड़की बहुत प्यारी है और स्वीट है, इससे प्यार से बात कर, अगर तू उसके साथ इमोशनली अटैच होगा तो ये तेरी हेल्प जरूर करेगी। दिमाग ने कहा, पैसे रख इसके सामने, ये तो क्या इसके फरिश्ते में भी काम करेंगे। शिवाय फिर से वीरा की तरफ से पलट गया और गुस्से से पर धीरे से बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को फरिश्तों के पास पहुंचा दूंगा। अब आगे शिवाय फिर वीरा की तरफ देखकर बोला, देखो वीरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने संस्कार तो दिए हैं कि मैं किसी लड़की का फायदा ना उठाऊं, और मैं इस मामले में बहुत शरीफ हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है लायरा, अमेरिकन ब्यूटी। मैंने आज तक लायरा के साथ कुछ नहीं किया तो तुम खुद ही सोचो मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करूंगा। वीरा ने गुस्से में शिवाय को पॉइंट करके कहा, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। माना कि मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि बेवकूफ़ हूँ। आपने मुझे बचाया, फिर आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, अब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसा भी रहे हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, मैं आपकी ऐसी वैसी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करूंगी। शिवाय ने इस बार दोनों हाथों से अपना माथा पीट लिया। शिवाय ने कहा, वीरा मेरी बात सुन तो लो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें वह काम करना है या नहीं। मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ऐसी जॉब जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इस बार वीरा शिवाय की बातों से थोड़ी संतुष्ट हो गई। वीरा ने धीरे से पूछा, अगर आप ऐसी वैसी जॉब करने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं करूंगी, पहले ही सुन लीजिए। शिवाय ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी जैसी मेरी एक बहन है जिसका नाम रूही है, जैसी वो मेरी बहन है वैसे तुम भी मेरी बहन जैसी ही हो, और कोई भाई अपनी बहन से गलत काम नहीं करवाता। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे घर की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ भी सकती हो। वीरा ने पूछा, मैं उस जॉब में सिक्योर तो रहूंगी ना? कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा, वहाँ का स्टाफ मुझे कमेंट तो पास नहीं करेगा। शिवाय ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा एक भाई है विराज, एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता। मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर नर्स उसके लिए हायर किए हैं वह सबको भगा देता है। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उसे लगता है कि वह कभी चल नहीं पाएगा। वह अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी केयरटेकर बन जाओ, उसके अंदर उम्मीद जगाओ कि वह अपना इलाज करा ले। अगर तुम उसकी केयरटेकर बन गई और तुमने उसे इलाज कराने के लिए राजी कर लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जितना पैसा तुम चाहती हो उतना पैसा दूंगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें वीरा को विराज की फोटो दिखाने लगा। वीरा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करती हुई विराज की फोटो देख रही थी। वीरा विराज की फोटो को देखती हुई हल्का सा मुस्कुराकर खुद से बोली, ये तो बहुत स्मार्ट है, इतना डैशिंग लड़का जीना नहीं चाहता। शिवाय ने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने मेरे ऑफर के बारे में? वीरा ने कहा, ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। शिवाय ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुम्हें पिक कर लूंगा। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने वीरा को घर छोड़ दिया। वीरा अपने घर के अंदर जाने लगी तो शिवाय ने उसे रोककर कहा, वीरा, विराज तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वह कुछ भी उठाकर मार देता है। तो तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला है। वीरा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहां मुझे हर रोज अपनी इज्जत बचाने के लिए हर रोज भागना पड़े। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं विराज सर की केयरटेकर बनकर रह लूं। शिवाय ने कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए, बाकी तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर चली गई। शिवाय वहां से सीधा रघुवंशी मैंशन आया। रात के 2 बजे बज चुके थे। आर्या और शौर्य दोनों गार्डन में ही सो गए थे। शिवाय ने जब गार्डन में एंटर किया तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर आर्या पर चली गई। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आज के बाल नहीं थे तो उसने सर पर शौर्य का रुमाल बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा बाल कटवा कर सो जाता है, ऐसे ही आर्या भी लग रही थी। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
शिवाय कुछ सेकंड तक आर्या को ही निहारता रहा। तभी उसके दिमाग ने कहा, अंडरस्को अब अंदर भी चल, उसे देखता रहेगा तो उससे प्यार हो जाएगा। दिल ने कहा, अंडरस्को कितनी मासूम लग रही है, कितनी प्यारी, थोड़ी देर और देख ले, इसे देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है। दिमाग ने कहा, अंडरस्को अंदर चल, अंदर थक गया है तू, थोड़ा आराम कर ले, इसका और तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, वैसे भी कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, तेरी टाइप की नहीं है। शिवाय अपने दिल और दिमाग से इरिटेट हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को तुम दोनों मुझे किसी को ताड़ने भी नहीं देते, चलो अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्यांश की जब आंख खुली तो उसने अपने हाथ पर भारीपन महसूस किया। दिव्यांश ने आंखें खोलकर देखा तो उसे दृष्टि का मासूम सा चेहरा नजर आया। दिव्यांश की नज़र दृष्टि के चेहरे पर ठहर गई। दृष्टि के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आए हुए थे, जिसे दिव्यांश ने धीरे से हटा दिया ताकि दृष्टि की नींद खराब ना हो। दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि के पतले पतले होठ, भारी पलकें, चांद सा रंग, कोई उसे एक बार ध्यान से देख ले तो अपना दिल दिए बिना ना रुके। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ना चाहते हुए भी दिव्यांश के होठ दृष्टि के माथे को छू गए। जब दिव्यांश को महसूस हुआ कि दृष्टि भी उठने वाली है तो दिव्यांश वहां से चला गया। दृष्टि की आंख खुली तो उसने आसपास अंदाजे से हाथ लगाकर देखा तो दिव्यांश वहां नहीं था। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को शायद वह मेरे उठने से पहले ही चले गए। थोड़ी देर में बबीता दृष्टि के कमरे में आई और दृष्टि की तैयार होने में हेल्प करने लगी। दृष्टि मिरर के सामने बैठी थी और बबीता उसके बाल संवार रही थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को मुझे मिस्टर रघुवंशी के बारे में बबीता आंटी से पूछना चाहिए। यह मुझे गलत तो नहीं समझेगी, लेकिन मैं मिस्टर रघुवंशी के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हूँ? मुझे क्यों जानना है कि रिया कौन थी? अपने आप से लड़ने झगड़ने के बाद भी दृष्टि से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बबीता आंटी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? बबीता तो पहले ही दृष्टि से काफी इम्प्रेस थी। बबीता ने कहा, अंडरस्को हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है? दृष्टि ने पूछा, अंडरस्को रिया कौन है आंटी? रिया का नाम सुनकर बबीता के हाथ रुक गए। बबीता ने कहा, तुम्हें रिया के बारे में किसने बताया? सर ने। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को नहीं आंटी उन्होंने नहीं बताया, कल वह नशे में रिया बड़बड़ा रहे थे। बबीता ने पूछा, अंडरस्को पहले तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें सर बहुत परेशान करते हैं? क्या वह तुम्हें दर्द देते हैं? दृष्टि ने कहा, अंडरस्को नहीं बबीता आंटी वह मुझे दर्द नहीं देते, वह बहुत प्यार से करते हैं, इतनी प्यार से कि कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है। पर आप प्लीज ये बात उन्हें कभी मत बताएगा, कभी भी नहीं, वादा कीजिए कि आप ये बात कभी मिस्टर रघुवंशी को नहीं बताएंगी। बबीता ने दृष्टि के हाथ पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को वादा करती हूँ कभी नहीं बताऊंगी। दृष्टि की बात सुनकर बबीता कहीं ना कहीं खुश थी कि मिस्टर रघुवंशी इस लड़की के साथ रूडली पेश नहीं आते। बबीता अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में दृष्टि की आवाज पड़ी, बताए ना आंटी रिया कौन है? क्या वह मिस्टर रघुवंशी की वाइफ थी? बबीता को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि दिव्यांश का खालीपन दृष्टि ही भर सकती है। बबीता ने दृष्टि के बालों को बनाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, दृष्टि वह उनकी बीवी नहीं थी, उनकी मंगेतर थी, वह उनसे शादी करना चाहते थे। सर और रिया की शादी फिक्स हो गई थी। रिया को सर के लिए उनकी माँ ने पसंद किया था, दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन सर को फिर भी रिया से बहुत प्यार था। तुम्हें पता है दृष्टि, सर की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी जो उनके करीब गई थी, वरना सर को तो लड़कियों से खास लगाव नहीं है, वह किसी को अपने आसपास नहीं आने देते, कितनी ही लड़कियों का दिल तोड़ा है उन्होंने, तब जाकर रिया उन्हें पसंद आई। दृष्टि ने पूछा, अंडरस्को तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई या वो किसी और से प्यार करती थी? बबीता ने दृष्टि के बालों को बनाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ दृष्टि में पिन लगाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए, किसी से मिलते नहीं है, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता, सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। एपिसोड 19, तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो? दृष्टि ने पूछा, अंडरस्को तो अब रिया कहाँ है? क्या उनका ब्रेकअप हो गया? क्या वो मिस्टर रघुवंशी को छोड़कर चली गई या वो किसी और से प्यार करती थी?
बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा। हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए, किसी से मिलते नहीं है, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता। सर अकेला रहना ही पसंद है, वह अकेला ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है, जिस एक्सीडेंट की वजह से वह यहाँ फंसी गई। अब आगे दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में बबीता की आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता है दृष्टि, यह जो कपड़े तुम पहनती हो ये सब रिया के हैं। सर ने रिया का कोई भी सामान खुद से अलग नहीं किया। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई जितना रिया भी नहीं गई। दृष्टि कुछ कहती है उससे पहले ही दिव्यांश की आवाज आई। बबीता आंटी, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे दीजिए। बबीता ने दृष्टि से कहा, मैं अभी आती हूँ। बबीता चली गई और दृष्टि को बेचैनी हो गई। दृष्टि के कानों में बार बार कुछ की आवाज गूंज रही थी। आई लव यू, आई लव यू। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई। सर को अकेले रहना पसंद है, ये कपड़े रिया के हैं। दृष्टि ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। दृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया। दृष्टि को घबराहट हो रही थी। दृष्टि अंदाजे से खिड़की के पास गई जहां हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं में दृष्टि को कुछ सुकून मिला। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी के हाथ में पानी का पाइप था। वह शौर्य और आर्या पर पानी डाल रहा था। शौर्य ने गुस्से में कहा, शिवाय, कितनी बार कहा कि मेरी आर्या को परेशान मत कर, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा। शिवाय ने कहा, पानी तो मैं तुझ पर ही डाल रहा था, लेकिन तेरी आरू तेरे पास बैठी थी तो मैं क्या करूं। खैर छोड़ो, मैं तुझसे बाद में सोया था पर तुझसे पहले उठ गया। अब तू भी उठ जा, आज शाम को मेरे मेंशन में पार्टी है तो सारा काम तू और तेरी यह बहन करेंगे। शौर्य उठा और उसने अपनी शर्ट से पानी झाड़ा और काम पर लग गया। शिवाय भी गार्डन में सोफे पर बैठ गया और अपनी कॉफी का मजा लेते हुए शौर्य को काम करते हुए देख रहा था। शौर्य बार बार आर्या को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता और फिर काम करने लगता, लेकिन आर्या बार बार शौर्य की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती। शिवाय उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। शिवाय के दिल और दिमाग कुछ बोलने को हुए। तभी शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अभी मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। करीब 2 घंटे बाद गार्डन में धूप आने लगी। शिवाय उठकर अपने कमरे में चला गया और बालकनी से शौर्य और आर्या को काम करते हुए देखने लगा। धूप तेज हो गई तो शौर्य ने आर्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद काम करने लगा, लेकिन आर्या तो मानने वाली ही नहीं थी। वह बार बार शौर्य के पास जाती और उसकी हेल्प करने लगती। फाइनली शौर्य को आर्या की जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर गार्डन में पार्टी की अरेंजमेंट करने लगे। शिवाय अब भी अपने कमरे की बालकनी से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसके पीछे राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। राजवीर शिवाय से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत शिवाय से कुछ भी कहने की नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद शिवाय बालकनी के झूले पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। शिवाय ने राजवीर को बिना देखे कहा, कुछ कहना चाहते हो राजवीर? तो कह सकते हो। राजवीर को मौका मिल गया। राजवीर ने कहा, सर, आज शाम को पार्टी में ओबरॉय ब्रदर्स भी आएंगे और आप अच्छे से जानते हैं कि वो दोनों भाई कितने अयाश है, खासकर लड़कियों के मामले में। अगर अभय और अजय की नज़र लिटिल गर्ल पर पड़ गई तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ नहीं देखा और अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, पड़ गई तो पड़ गई, उसका भाई है तो उसे बचाने के लिए जब उसका भाई शिवाय रघुवंशी से टकराने की हिम्मत रखता है तो सोचो अभय और अजय का क्या करेगा। राजवीर ने अब एक और शब्द नहीं बोला, लेकिन राजवीर को आर्या की टेंशन होने लगी। आज राजवीर ने मन ही मन एक डिसीजन लिया कि अगर ओबराय ब्रदर ने आर्या को कुछ भी कहा तो वह भूल जाएगा कि उसने खुद को शिवाय रघुवंशी को बेच दिया है। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी सुबह ही वीरा को विराज के घर के बाहर छोड़ आया था। आगे का सफर वीरा को अकेले ही तय करना था। वीरा ने जैसे ही मेन गेट खटखटाया, दीनू काका ने गेट खोला। दीनू काका ने जैसे ही वीरा को देखा, वह भी वीरा को देखकर खुश हो गया, क्योंकि वीरा ने एक कॉटन का लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था और दीनू काका को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी जो ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर रहती थी। दीनू काका ने वीरा को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम वीरा है? शिवाय बेटे ने भेजा है। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। दीनू काका ने वीरा को विला के अंदर बुलाया।
वीरा की तो आंखें विला को देखकर बड़ी हो गई। विला बहुत सुंदर था। वीरा ने पहली बार हकीकत में ऐसा विला देखा था, वरना तो हमेशा टीवी और मोबाइल में ही देखा था। वीरा की पलकें तो झपकना ही भूल गई थी। इतना सुंदर घर देखकर वीरा के चेहरे की खुशी अलग नजर आ रही थी। वीरा ने बिंदास कहा, अंडस्को, ये घर तो बहुत सुंदर है और कितना बड़ा भी, इसमें तो हमारी आधी कॉलोनी समा जाए। वीरा की बात सुनकर दीनू काका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, बिटिया कुछ खाओगी? वीरा ने कहा, नहीं काका, मुझे विराज सर से मिला दीजिए। दीनू काका ने कहा, मिला दूंगा बिटिया, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, ये तुम्हारा कमरा है, मैं तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ। वीरा ने कहा, अंडस्को, मेरे पास कुछ सामान नहीं है, शिवाय सर ने कहा था कि सब कुछ मुझे विला में ही मिल जाएगा। आप बस मुझे विराज सर से मिला दीजिए। वीरा के कई बार कहने पर दीनू काका ना चाहते हुए भी वीरा को विराज के कमरे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं विराज इस लड़की पर बरस ना जाए। दीनू काका ने कहा, बिटिया यही कमरा है, पर ध्यान से जाना, वह बहुत गुस्से वाले हैं। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, अंडस्को आप जाए, मैं देख लूंगी। दीनू काका वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय का ऑर्डर था कि वीरा जो कहेगी वो करेगा, इसीलिए दीनू काका वहां से चले गए। वीरा ने विराज के कमरे का गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। करीब 30 सेकंड खड़े रहने के बाद वीरा ने गेट को हल्का सा धकेल कर देखा तो गेट खुल गया। वीरा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसके माथे पर एक फ्लावर पॉट आकर लगा। अगले ही पल वीरा के माथे से खून निकलने लगा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी, अंडस्को, अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ, वरना अभी तो सिर्फ माथे पर चोट लगी है, तुम्हें जान से मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीरा उस वक्त उस कमरे से बाहर आ गई। वीरा के माथे से खून निकल रहा था। उसने अपने दुपट्टे से अपना माथा बांध लिया था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वीरा ने फिर से गेट खटखटाया। वीरा ने गेट खटखटा कर कहा, अंडस्को, सर आप मुझसे बात तो करिए। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। विराज ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरा ने फिर कहा, अंडस्को, सर प्लीज मैं आपसे आपके 5 मिनट मांगती हूँ। सर मुझसे प्लीज 5 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। विराज ने कहा, अंडस्को, किस हक से मुझसे 5 मिनट मांग रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, तो अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चली जाओ, और शिवाय रघुवंशी से कह देना कि नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़के या लड़की को मेरे पास ना भेजें। वीरा भी हार मानने वाली नहीं थी। वीरा ने फिर कहा, अंडस्को, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिर्फ 5 मिनट मुझसे बात कर लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। वीरा ने भी कहा, अंडस्को, आप भी तो जिद्दी हैं। भगवान ने जिद करना सिर्फ अमीरों के नसीब में लिखा है, जिद्दी तो कोई भी हो सकता है, मैं भी जिद्दी हूँ। विराज ने फिर कहा, अंडस्को, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, चुपचाप चली जाओ। शिवाय ने तुम्हें पैसों का लालच दिया होगा, मैं तुम्हें शिवाय से डबल पैसे दूंगा, लेकिन यहाँ से चली जाओ। वीरा ने कहा, अंडस्को, नहीं जाऊंगी तो क्या करेंगे? मुझे मारेंगे। विराज ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, चुपचाप चली जाओ, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, वरना मेरा गुस्सा बेवजह तुम पर ही उतर जाएगा। इस बार वीरा ने सीधा विराज के दिल पर वार किया। वीरा ने कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता था विराज रघुवंशी इतना कमजोर है कि एक लड़की से 5 मिनट बात नहीं कर सकता। मैं बेकार में कमजोर आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद करने आ गई। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है? वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, अंडस्को, ठीक है सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम? वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। एपिसोड 20, साला नौटंकी। अगले ही पल वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या डायलॉग मारा है, वक्त बर्बाद करने आ गई, तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, तुझे कौन सा प्रधानमंत्री की पोस्ट की शपथ ग्रहण करनी है? वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, अंडस्को, ठीक है सिर्फ 5 मिनट, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम? वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को,
जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। अब आगे वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कैसे शुरू करे। वीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, तूने 5 मिनट मान तो लिए, पर तू बात क्या करेगी? 5 मिनट में कैसे कन्विंस करेगी? हे भगवान, क्या करूं मैं? विराज ने चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, 5 मिनट चुप रहने का इरादा है? वीरा ने कहा, नहीं सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? विराज ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? ये बात पूछने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं इस बात का जवाब दे दूंगा तो यहाँ से चली जाओगी। वीरा ने कहा, अंडरस्को, जाने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपकी बात से संतुष्ट हुई तो चली जाऊंगी। विराज ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, अंडरस्को, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ से तुम्हें दुनिया अच्छी दिखाई देती है, जहाँ मैं हूँ वहाँ से दुनिया बहुत बुरी। मैं चल नहीं सकता, मेरा इलाज कभी नहीं होगा, मैं किसी की रहमो करम पर नहीं रहना चाहता, मेरी हालत बहुत बुरी है, इतनी कि अगर मुझे सुसाइड करने का मौका मिलता तो मैं कर लेता, लेकिन मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि मजबूर हूँ। वीरा कहीं ना कहीं विराज के दिल का दर्द समझ रही थी। वीरा ने कहा, अंडरस्को, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है, आपको जीना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि दुनिया की जितने भी प्रॉब्लम है सब आपकी लाइफ में है। विराट ने कहा, अंडरस्को, समझदार हो, समझ गई, अब जा सकती हो। वीरा ने कहा, अंडरस्को, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है तो क्या आप मेरी एक कहानी सुनेंगे? विराज ने ना चाहते हुए भी कहा, बोलो। वीरा के सिर में चोट लगने की वजह से काफी दर्द था, इसीलिए वह गेट पर ही धीरे धीरे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, अंडरस्को, तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, जिंदगी मुश्किल होती है तो कैसी होती है। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक से अपने ऊपर डिपेंड भी नहीं थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई, पीछे छोड़ गई अपना 1 साल का बेटा। 8 साल की लड़की को खुद संभलना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने 1 साल के भाई को संभाला, जैसे तैसे अपने भाई का और अपना पेट भरती थी। बाप ने कभी उन बच्चों की परवाह नहीं की और 6 महीने में दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उस लड़की को जी भर कर टॉर्चर किया। वो लड़की छोटी सी उम्र में घर का सारा काम करने लगी, अपने छोटे भाई को भी संभालती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ का जी नहीं भरा, वह उन दोनों भाई बहन को कभी खाना देती और कभी कभी तो 2 दिन तक नहीं देती थी। वह लड़की बड़ी हो गई, स्कूल पास करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके सौतेली माँ ने कहा कि कमा कर लाओ तभी खाना मिलेगा। जिस उम्र में लड़की को कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने चाहिए थे, उस उम्र में वह डांस बार में वेटर की जॉब करने लगी। रोज एक भेड़िए से खुद को बचाती, रोज कुछ पैसों के लिए गंदी नजरें बर्दाश्त करती, दुनिया के जानवरों से खुद को बचाने के लिए रोज लड़ती। फिर एक दिन उसे एक फरिश्ता मिला जिसने उसे एक केयरटेकर की जॉब ऑफर की। दूसरी तरफ आप हैं जिसके पास बेशुमार दौलत है, शिवाय रघुवंशी जैसे भाई हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार। एक एक्सीडेंट में आपके पैर क्या खराब हो गए, आपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अगर आपका उस लड़की का कंपैरिजन करूं तो उस लड़की को तो कब की सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड नहीं की, अपनी जिंदगी से लड़ी, अपने खराब हालातों में भी वह डटकर खड़ी रही। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, आपको पता है सर, उस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं किया, उस लड़की को कभी किसी ने हाथ पकड़कर यह नहीं कहा कि मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, वह अकेले ही लड़ती झगड़ती अपनी किस्मत को कोसती हुई बड़ी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां खेलती हैं, खुश रहती हैं, उस उम्र में वह लड़की बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। अब आप बताएं सर, आपकी जिंदगी ज्यादा टफ है या उस लड़की की? आप तो अपना इलाज करवाएंगे तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उस लड़की को तो ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, उसे तो रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। वीरा जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वह सब कुछ उतर आया जो उसने जिया था, अपनी सौतेली माँ का टॉर्चर, बचपन से काम करना, भूखे रहना, वह सब कुछ उसकी आंखों में एक फिल्म की तरह घूम रहा था। वीरा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे एक आदमी व्हीलचेयर पर दिखाई दिया। आंखों में आंसू होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वीरा इतना तो समझ गई कि वह विराज सर है। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की तरह बढ़ाया ताकि वह उठ जाए। वीरा ने विराज का हाथ थाम लिया, बिना ये जाने कि वह हाथ अब उसे जिंदगी भर थामना है। विराज वीरा को दिलासा देते हुए कहा, अंडरस्को, रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। वीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा,
अंडरस्कोर नहीं, फ्लावर पॉट उठाकर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी के ऊपर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, अपनी फैमिली की बात ना मानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ट्रीटमेंट ना करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अपने आप को लाचार समझने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वीरा की बातें विराज के दिल पर असर तो कर रही थी, पता नहीं क्यों विराज को हंसी आ गई और विराज ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर तो तुम ताने भी मारती हो। वीरा ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर अब मैं आपके जितनी अमीर तो हूँ नहीं कि फ्लावर पॉट उठाकर मार दूँ, ताना ही मारकर काम चला लेती हूँ। विराट ने कहा, अंडरस्कोर काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो, अगर तुम 10 दिन मुझे झेल गई तो तुम्हारी जॉब पक्की। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ लिया और जाने लगा। वीरा ने कहा, अंडरस्कोर अब आप कहाँ जा रहे हैं? विराज ने कहा, अंडरस्कोर तुम्हारे सिर पर चोट है, मरहम पट्टी करवा लो, कल से अपना काम शुरू कर देना। वीरा मुस्कुराकर वहां से चली गई। दीनू काका ने वीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वीरा भी काका को देखकर उछल पड़ी। दीनू काका और वीरा ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। विराज उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और ना चाहते हुए भी विराज के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, अंडरस्कोर क्या बात है बिटिया, तुम पहली लड़की हो जिसे विराज बेटा ने रुकने के लिए कहा है, वरना आज तक 2 घंटे से ज्यादा कोई लड़की नहीं रुकी। वीरा ने एक तेरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्कोर वह क्या है ना काका, सबको अपनी जान प्यारी है और मुझको मेरी इज्जत। काका ने हैरत से वीरा को देखा। वीरा ने कहा, अंडरस्कोर आप नहीं समझोगे, खैर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दूसरी तरफ शौर्य सुबह से शाम तक काम ही करता रहा। शौर्य और आर्या दोनों ने मिलकर पूरे गार्डन की सफाई की, फिर पूरा गार्डन डेकोरेट किया। शिवाय तब तक गार्डन में आ गया था। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्कोर क्या बात है शौर्य, तूने तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, चल अब तू खाना बनाने की तैयारी कर ले। शौर्य ने फिर से आर्या को एक चेयर पर बैठाया और बोला, अंडरस्कोर बच्चा मैं खाना बनाऊंगा और तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी, ठीक है, कोई शरारत नहीं। आर्या ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन आर्या मानने वालों में से नहीं थी। शौर्य खाना बनाने की तैयारी करने लगा। शौर्य खाना बना रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक, शिवाय किचन में कुछ कर रहा था और शौर्य एप्पल उछालकर उसे चिढ़ा रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर ये तेरी अलग ही जिद है कि तेरे हाथ का ही खाना है, इतने सारे नौकर हैं घर में, कोई भी बनाकर खिला देगा। शौर्य ने एप्पल का बाइक लेते हुए कहा, अंडरस्कोर तूने ही तो कहा था अगर शर्त में जीता तो जो मैं कहूंगा तू करेगा। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्कोर हाँ कहा था, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा कहेगा, मेरे साथ मूवी देखने चल, बाइक राइडिंग पर चल लिया, कोई ट्रिप अरेंज कर दे, मुझे क्या पता कि तू मुझे इस किचन में झोंक देगा, यार मुझसे कुछ नहीं बनेगा। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर मैंने सुना है शिवाय रघुवंशी पानी भी खुद से नहीं पीता, लेकिन आज शर्त हारने की वजह से तुझे मेरे लिए पास्ता बनाना पड़ रहा है। शिवाय प्याज काट रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। शिवाय ने चाकू से शौर्य को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्कोर देख लेना शौर्य, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझसे बहुत सारा खाना बनाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब देखता हूँ तेरी बत्तीसी कितनी हिलती है। तभी शिवाय की उंगली कट गई। शौर्य घबरा गया और उसने झटके से उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर सक करने। शिवाय ने अपनी उंगली शौर्य के मुंह से निकाल कर कहा, अंडरस्कोर साले हिंदी फिल्मी ज्यादा देखता है क्या, और अगर देखता भी है तो ये काम हीरोइन का है, तेरे जैसे फालतू दोस्त का नहीं। शौर्य ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्कोर ये सही है, तेरी परवाह भी करूं, ऊपर से तू मुझे सुना भी रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर बड़ा आया मेरी उंगली अपने मुंह में डालने वाला, अच्छा हुआ किसी नौकर ने देखा नहीं, वरना मेरे तेरे बारे में कुछ अलग ही सोच लेते। शौर्य चिढ़ गया। शौर्य ने कहा, अंडरस्कोर ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप से मेरे लिए पास्ता बना। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्कोर अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरे लिए कुछ भी, तू कहेगा तो पास्ता के साथ साथ मैगी भी बना दूंगा। शौर्य ने हैरानी से कहा, मैगी? शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर हाँ और क्या, 2 मिनट में बन जाएगी। शौर्य और शिवाय फिर दोनों हंसने लगे। फ्लैशबैक एंड शौर्य भी प्याज काट रहा था और उसका ध्यान पुरानी बातों पर था। एक वक्त था जब शौर्य और शिवाय की दोस्ती पूरा कॉलेज जानता था। शौर्य का भी ध्यान प्याज में नहीं था, उसकी भी उंगली कट गई। शिवाय ने ये देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। शिवाय शौर्य के पास जाना चाहता था, लेकिन गया नहीं। उसने पलटकर एक नौकर को बिना वजह डांटते हुए कहा, अंडरस्कोर देखकर काम नहीं कर सकते, अगर लग जाती तो। वह नौकर है हैरानी से शिवाय को देख रहा था।
क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर वह बिना वजह डांट क्यों खा रहा है। शिवाय ने गुस्से में आगे कहा, अंडरस्को, देखकर काम कर लोगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन नहीं। पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहते हैं और काम ढंग से करते नहीं। शौर्य ने अपनी उंगली पकड़ रखी थी और वह शिवाय की बातें सुन रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, साला नौटंकी।